हाँ चलिए, आज हम लोग जो इस लेसन को रिवाइज करने वाले हैं, दोहराने वाले हैं, उस लेसन का नाम जो है निर्देशांक ज्यामिति है। हम लोग आज जिस चैप्टर को दोहराएंगे उस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले मैं इस लेसन से संबंधित जितने भी सूत्र हैं सारे सूत्रों की जानकारी आपको दे रहा हूँ। क्या क्या सूत्र और कैसे कैसे सूत्र आपके सामने हैं, उसके अनुसार आपको काम करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर चर्चा करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होता है कि समतल में किसी बिंदु को प्रदर्शित करने का तात्पर्य होता है दर्शाना। इस निर्देशांक ज्यामिति का मुख्य अर्थ यही होता है कि समतल में किसी बिंदु को प्रदर्शित कर देते हैं या दर्शा देते हैं। अब ज़रूरत ये है कि समतल तो ये पूरा आपका व्हाइट बोर्ड है, लेकिन किसी बिंदु को हम इस व्हाइट बोर्ड पे कैसे दर्शाएंगे उसकी स्थिति को। इसीलिए समतल में किसी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है तल की, यानी चतुर्थांशों की। तो वो चतुर्थांश क्या होते हैं उसके बारे में जानिए। तो बोला गया है कि निर्देशांक ज्यामिति का अर्थ होता है कि समतल में किसी बिंदु को प्रदर्शित कर देना, और किसी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए आपको समतल में दो लंबवत रेखाएं खींचनी पड़ती हैं इस तरीके से। क्योंकि जब तक ये दो लंबवत रेखाएं आप नहीं खींचेंगे तब तक किसी बिंदु को किसी तल में शो करना या दिखाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जो हमारी दो लंबवत रेखाएं हैं, अगर इन लंबवत रेखाओं को अगर हम नाम देते हैं तो इसको x और इसको x डैश, इसको y और इसको y डैश कहा जाता है। और ये दोनों लंबवत जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं इसको हम मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। ये हमारा मूल बिंदु होता है। तो निर्देशांक ज्यामिति का मुख्य अर्थ यही हुआ कि समतल में किसी बिंदु को प्रदर्शित कर देना, और किसी बिंदु को समतल में प्रदर्शित करने के लिए हमें समतल में दो लंबवत रेखाएं खींचनी होती है जो एक दूसरे पर 90 अंश का एंगल क्या कर रही हों, बना रही हों। और ये जो लंबवत रेखाएं आप खींचते हैं इनके द्वारा लंबवत जो रेखाएं होती हैं तल को चार भागों में क्या करती हैं, बांटती हैं। चार भागों में बांटती हैं। जब आप किसी समतल में अगर दो लंबवत रेखाएं खींच देते हैं तो वह तल जो होता है चार बराबर भागों में बट जाता है। और यही जो चार भाग होते हैं इनको प्रायः हम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। ये चारों भाग जो हैं चतुर्थांश कहलाते हैं। अब होता क्या है, कोई भी बिंदु जो होता है उस बिंदु को आप इस चतुर्थांश में क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। यह जो हमारा होता है इस चतुर्थांश को, जिसका प्रारूप जो होता है XOY होता है, यह जो हमारा चतुर्थांश होता है इसको प्रायः हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। और यह जो दूसरा टॉपिक है या दूसरा जो चतुर्थांश है जो आकृति X डैश O और Y से घिरी है इसको प्रायः हम द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। और ये जो तृतीय चतुर्थांश है जो प्रायः X डैश O और Y डैश से घिरा हुआ है इसको हम तृतीय चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। और ये जो चौथा है जो तल जो है XOY डैश से घिरा हुआ है इसको हम प्रायः चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। इस तरीके से कुछ हमको टिप्स मिल गए। टिप्स नंबर पहला हमको मिला चतुर्थांश क्या होते हैं। चतुर्थांश
पहली चीज़ तो आपको ये ख्याल कर लेना है कि जब किसी समतल में दो लंबवत रेखाएं अगर हम खींच देते हैं तो वो जो लंबवत रेखाएं होती हैं 4 भागों में उस तल को बांट देती हैं और वही 4 भाग जो हैं चतुर्थांश के नाम से जाने जाते हैं। तो पहला चीज़ चतुर्थांश। दूसरा चीज़ हमें पढ़ना है अक्ष। अक्ष का मतलब क्या है? यही चीज़ें हैं जो आपने लंबवत रेखाएं खींचा है। ये जो लंबवत रेखाएं होती हैं, जैसे आपने एक रेखा एक्स डैश खींचा है और दूसरा वाई डैश खींचा है, यही जो रेखाएं होती हैं अक्ष के नाम से क्या करती हैं? जानी जाती हैं। और तीसरा पॉइंट आपको ख्याल कर लेना है मूल बिंदु। मूल बिंदु यानी ये जो लंबवत रेखाएं हैं, इस लंबवत रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, लंबवत रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। जैसा कि हमने आपको यहाँ पे क्या किया, दिखा दिया। तो आपको 4 चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमने दिया। अक्ष क्या होते हैं, चतुर्थांश क्या होते हैं। अब इसके आगे की स्टेप को लेते हैं जो इसी चीज़ से संबंधित है। अब आपको ये बतलाने जा रहे हैं कि जो हमने ये चतुर्थांश बनाया था, इस चतुर्थांश में किसी बिंदु को किस तरीके से या कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है अक्ष पर हम किसी बिंदु को कैसे नापते हैं। तो हमने आपको चर्चा में लिया है, आपको हमने बताया है कि जो चतुर्थांश होते हैं उन चतुर्थांशों की संख्या जो होती है 4 होती है। अभी हमने आपको ये खींचा था, ऐसा बनाया था इस तरीके से। ये हमारा मूल बिंदु था, इसका नाम हमने x दिया था, इसका नाम हमने x डैश दिया था, इसका नाम हमने y दिया था, इसका नाम हमने y डैश दिया था और ये हमारा मूल बिंदु था। यह जो रेखा आप देख रहे हैं इस अक्ष पर यानी इस मूल बिंदु से यह जो रेखा इधर दाईं तरफ होती है, यह जो होती है प्रायः प्लस दूरी को दर्शाती है और मूल बिंदु से जो बाईं तरफ है यह जो रेखा होती है वह प्रायः माइनस को दर्शाती है और यह जो अक्ष है ऊपर की तरफ लंबवत, ये भी प्रायः प्लस वाली दूरियों को दर्शाती है और ये जो नीचे होता है ये माइनस को दर्शाती है। तो चतुर्थांश में स्थित कौन चीज़ होगा? बिंदु होगा और बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? x और y होगा, x और y होगा। यानी कहने का मतलब ये आपका प्रथम चतुर्थांश था, प्रथम चतुर्थांश। ये था आपका द्वितीय चतुर्थांश और ये था आपका तृतीय चतुर्थांश और ये था आपका चतुर्थ चतुर्थांश। ये था आपका चतुर्थ चतुर्थांश था। हमने कहा कि किसी भी चतुर्थांश में अगर किसी बिंदु को अगर प्रदर्शित करते हैं तो उस बिंदु के लिए हमें x और y की ज़रूरत होती है। x क्या है? उस बिंदु का भुज कहलाता है और y क्या है? उस बिंदु का कोटि कहलाता है। ये जो पहला चतुर्थांश होता है यानी आपको ये मानना है कि यह जो x है इसको प्रायः भुज के नाम से जाना जाता है और यह जो y होता है वह कोटि होता है और किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह प्रायः भुज और कोटि से मिलकर बनता है। यह जो हमारा प्रथम चतुर्थांश है, इस चतुर्थांश में अगर कोई भी बिंदु होगा, इस चतुर्थांश के अंदर बिंदु का जो निर्देशांक होगा वह प्लस x होगा और प्लस y होगा। वी कैन से इसमें भुज का मान भी प्लस होता है और कोटि का मान भी प्लस होता है। ये प्रथम चतुर्थांश का है। ये द्वितीय चतुर्थांश है जैसा कि आप देख रहे हैं। सबसे पहली बात आपको ये देखना है कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक को लिखने के लिए सबसे पहले हमें भुज लिखना पड़ता है, ये नहीं कि कोटि। इसलिए इस दूसरे चतुर्थांश की अगर हम चर्चा करते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये भी भुज कहलाएगा, लेकिन है क्या? ये माइनस है और ये जो y डैश है इसको भी हम कोटि कहेंगे। लेकिन इसको कैसे प्रदर्शित किया जाएगा? यानी यह जो द्वितीय चतुर्थांश आपका है, इस चतुर्थांश में
कोई भी बिंदु अगर होगा, उस बिंदु का जो निर्देशांक होगा, बिंदु का निर्देशांक इस चतुर्थांश के अनुसार अगर हम लिखते हैं तो उसमें भुज का मान माइनस दिख रहा है और कोटि का मान प्लस दिख रहा है। इसलिए इसमें जो भी बिंदु होगा उसका आपको समझना है कि भुज प्लस होना चाहिए और कोटि भुज माइनस होना चाहिए और कोटि क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ये जो तृतीय चतुर्थांश है, इसके अनुसार अगर आप देखते हैं तो इसमें किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होगा, बिंदु का जो निर्देशांक हुआ उसमें माइनस एक्स होता है, यानी भुज का मान भी ऋण और कोटि का मान भी ऋण, यानी इसमें भुज और कोटि दोनों ही ऋण होते हैं। और ये जो चतुर्थांश है, इसमें अगर किसी भी बिंदु को निर्देशित करते हैं, इसमें अगर कोई भी बिंदु खींचते हैं तो इसमें बिंदु का जो निर्देशांक होता है, भुज का मान तो इसमें प्लस दिखता है, लेकिन कोटि का मान जो होता है वह माइनस होता है, यानी इसमें x प्लस होता है और y क्या होता है, माइनस होता है। शॉर्टकट में इसको एक डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। ये आपका अगर चतुर्थांश है, मान लेते हैं ये हमारा मूल बिंदु, यह x है, यह y है और यह x डैश है और यह y डैश है। तो कन्फर्म है कि ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। अब होगा क्या, ये जो अक्ष आप देख रहे हैं, इस अक्ष पर या इस अक्ष पर या इस अक्ष पर या इस अक्ष पर, इस पे हमें समान दूरियां दी होती हैं, समान दूरियों पर बिंदु निर्देशित होते हैं। अब आपको यही शॉर्टकट में समझना है कि ये जो प्रथम चतुर्थांश होता है, इस चतुर्थांश के अंदर यानी इस तल में वो बिंदु आएंगे जिसका भुज और कोटि दोनों प्लस होगा। द्वितीय चतुर्थांश जो होगा उसमें भुज तो माइनस होगा लेकिन कोटि जो होगा प्लस होगा। तृतीय चतुर्थांश जो होगा उसमें भुज और कोटि दोनों माइनस होंगे और चतुर्थ चतुर्थांश जो होगा उसमें भुज का मान प्लस लेकिन कोटि का मान क्या, माइनस। इस तरीके से हमने इस चतुर्थांश के बारे में आपको बताया कि कोई बिंदु जो होता है किस चतुर्थांश में और कैसे पड़ता है। अब इसके आगे की चर्चा करते हैं। आपको पूरे मैं सूत्र बता दूंगा, उसके बाद अपनी प्रश्नावली को आप उठाएंगे, जो क्वेश्चंस करना होगा करिएगा। पहले पूरा का पूरा सूत्र पढ़ लीजिए। अब क्या होता है, अब तक जितना आपने पढ़ा है उस चीज़ों पर हम आपको एक एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे देगा कि निम्न बिंदुओं के चतुर्थांश को बताइए तथा उन्हें चतुर्थांश में दिखाइए। ये दोनों काम करना है। कोई बिंदु दिए हुए हैं, उसका हमें चतुर्थांश बतलाना है और उसको चतुर्थांश में क्या करना है, दिखाना भी है। मान लेते हैं एक बिंदु आपको दिया गया है A, इसका निर्देशांक 3, 2 है। एक बिंदु B है जिसका निर्देशांक -2 और 3 है या -2 और 1 है। एक बिंदु C है जिसका निर्देशांक -2 2 है। एक बिंदु D है जिसका निर्देशांक 3 और -4 है। एक बिंदु E है जिसका निर्देशांक 0 4 है। एक बिंदु F है जिसका निर्देशांक 3 और 0 है। एक बिंदु H है जिसका निर्देशांक 3 और 2 है। एक बिंदु I है जिसका निर्देशांक 1 और -2 है। कह रहा है कि यह जो बिंदु हैं, इन बिंदुओं के चतुर्थांश को बताइए। तो सबसे पहले का इनको दर्शाने के लिए आपको एक चतुर्थांश बनाना होगा। ये चतुर्थांश हो गया। और हमने आपको ऑलरेडी ये बताया है कि यह जो आपका चतुर्थांश होता है, इस चतुर्थांश पर समान खाके बने होते हैं, यानी यह जो चतुर्थांश होते हैं, वीकेंड से ये चतुर्थांश होता क्या है, जो आप ग्राफ की कॉपी देखे हैं वही ग्राफ की कॉपी होती है। और ग्राफ की कॉपी अगर आपने देखा होगा कभी, तो उसमें आपको पता होगा कि उस पन्ने पर यानी उस पृष्ठ पर कुछ लंबवत रेखाएं खींची गई होती हैं और कुछ क्षैतिज रेखाएं इस तरीके से खींची गई होती हैं, इस तरीके से कॉपी। और यह हर एक भाग जो होता है
इस तरीके से 10 लंबवत और 10 क्षैतिज खानों में क्या होता है, बटा होता है। यानी इसका एक यह जो भाग होता है एक गोले का, यह एक वर्ग होता है, क्योंकि 10 भाग इधर, 10 भाग इधर, 10 भाग इधर, 10 भाग इधर, इस पे जो भी चिन्ह बने होते हैं मिलीमीटर के बने होते हैं। और 10 मिलीमीटर इक्वल टू आपको पता है 1 सेंटीमीटर। एक 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 यानी ये जो खाका होता है एक वर्ग के रूप का होता है। लेकिन जो कि हमारे पास खाका नहीं है, इसलिए हम इस व्हाइट बोर्ड की मदद से ही आपको केवल हिंट के माध्यम से बतलाते हैं। हम मान लेते हैं कि यह जो हमारा है बिंदु मूल बिंदु है। इस पर, इस अक्ष पर, इस अक्ष पे, यानी सभी अक्षों पर हम समान दूरी पर एक काल्पनिक बिंदुओं को ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यह बिंदु हमारा 1 है, तो कन्फर्म है कि ये +1 है। इस बिंदु को अगर मानते हैं तो +2 है। इस बिंदु को मानते हैं तो +3 है। इस बिंदु को मानते हैं तो +4 है। इस बिंदु को मानते हैं तो +5 है। इसी तरीके से इधर अगर आते हैं तो ये -1 है, इसको लेते हैं तो -2 है, इसको लेते हैं तो -3 है, इसको लेते हैं तो -4 है, इसको लेते हैं तो -5 है। इसी तरह इस पे चलते हैं तो ये +1 हो गया, ये +2 हो गया, ये +3 हो गया, ये +4 हो गया, ये +5 हो गया। इसी तरह नीचे अगर आते हैं तो ये -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, लाइक दैट। तो ये जो आपसे क्वेश्चन किया गया है उसमें 2 तरह के प्रश्न आपसे किए गए हैं। पहला चीज़ आपसे किया गया है कि यह जो बिंदु है उस बिंदु के चतुर्थांश को बताइए, और चतुर्थांश को बतलाने के लिए हमें इस बिंदु के निर्देशांक को देखना पड़ता है, और निर्देशांक में जो इस बिंदु का भुज है और कोटि है उसको हमें देखना पड़ता है। और आपको एक शॉर्टकट में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमें अपने दिमाग में रखना है कि ये चतुर्थांश हुआ, इसमें वही बिंदु आएगा जिसका x और y दोनों प्लस होंगे। ये द्वितीय चतुर्थांश होता है जिसमें x का मान ऋण होगा और y यानी कोटि का मान प्लस होगा। ये तृतीय चतुर्थांश में वह बिंदु आएगा जिसमें भुज और कोटि दोनों के मान ऋण होंगे। ये चतुर्थ चतुर्थांश जो होगा उसमें प्लस और क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके अनुसार यहाँ पे देखते हैं तो इसमें दोनों प्लस है, कन्फर्म हो गया कि ये हमारा जो बिंदु जाएगा जब भी जाएगा प्रथम चतुर्थांश में होगा। क्यों? क्योंकि इसमें x और y दोनों के मान क्या हैं, प्लस हैं। इसको अगर देखते हैं तो इसमें x जो है प्लस है, माइनस है, और कोटि जो है प्लस है। कन्फर्म है कि ये जो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा, ये तृतीय चतुर्थांश में जाएगा। यानी इस चीज़ को जो जानता होगा वो कन्फर्म कर लेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये प्रथम चतुर्थांश का है संकेत, ये द्वितीय का है, ये तृतीय का है और ये चतुर्थ का है। इसको जो जानते होंगे इनको देख करके आप कर सकते हैं। तो ये आपका तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। इसको अगर देखते हैं तो ये चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर आपको सोचने की बात है, इन बिंदुओं को देखेंगे, ई और एफ वाले बिंदु को देखें। अगर कोई भी बिंदु अगर होता है उस बिंदु के निर्देशांक में से अगर एक कोई मान यानी भुज का मान या कोटि का मान अगर शून्य हो जाता है तो वह बिंदु कभी भी तल में नहीं जाएगा, यानी चतुर्थांश के अंदर नहीं होगा, बल्कि ये जब भी होंगे तो किसी न किसी क्या होंगे, अक्ष पर स्थित होंगे। ठीक है, अब नीचे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं h का मान है ऋण 3 और 2 दिया है, तो इसको तो आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको द्वितीय चतुर्थांश कर लेंगे, द्वितीय चतुर्थांश कर लेंगे। ये फिर उसी तरह से चतुर्थ चतुर्थांश हो गया, और इसको अब दर्शाएंगे तब इस पे आपको हम बतलाएंगे। देखिए इसमें x का मान 0 है, तो आपको ये कन्फर्म होना है कि अगर ये चतुर्थांश होते हैं तो अगर कोई भी बिंदु अगर होता है, कोई भी बिंदु, चलिए इस चीज़ को हम यहाँ पे शॉर्टकट में बतला देते हैं आपको। पहले इन चीज़ों को दर्शाइए। तो देखिए ये दोनों जो बिंदु हैं ई और एफ, ये कभी भी चतुर्थांश के तल में स्थित नहीं होंगे यहाँ पे, बल्कि उनका पोजीशन जो होगा अक्षों के ऊपर होगा। आइए इस चीज़ को दर्शाते हैं। 3 और 2, x का मान 3 और y का मान 2। हम x वाला प्लस x वाले पर 3 ठो कॉलम पढ़ लेते हैं और इस पर 2 ठो कॉलम पढ़ लेते हैं, और इन दोनों चीज़ों को मिला करके ऐसे खींच देते हैं
और ये जो बिंदु हो जाएगा यही बिंदु हमारा ए होगा जिसका निर्देशांक 3 और क्या होगा 2 होगा। ये जो बी है जिसका निर्देशांक ऋण 2 1 है, एक्स का मान ऋण 2 और वाई का मान +1। ऋण 2 ये हो गया +1 ये हो गया। अगर हम खींचते हैं काल्पनिक रूप से ऐसे मिलाते हैं तो ये हमको बिंदु बी प्राप्त हो गया जिसका निर्देशांक -2 और क्या हो गया 1। ऋण 2 है, एक्स का मान भी ऋण 2 और वाई का मान भी ऋण 2। ये तृतीय चतुर्थांश होगा। एक्स का मान पहले ऋण 2 पढ़ लेते हैं, वाई का मान ऋण 2 पढ़ते हैं। इनको ऐसे मिला करके काल्पनिक रूप से ऐसे कर देंगे और ये जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे यही बिंदु सी होगा। -2 और -2 हो जाएगा। आगे है 3 और -4 है। एक्स का मान 3 है और वाई का मान -4 है। 3 वाले चीज़ को ऐसे कर लेंगे और -4 वाले को ऐसे कर लेंगे और जहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वही बिंदु हो जाएगा जिसका निर्देशांक 3 और क्या होगा -4 होगा। इसी तरीके से इन सारी चीज़ों को भी दिखा सकते हैं। ऋण 3 और 2 है तो ऋण 3 हो गया और 2 हो गया। इस तरीके से करके यहाँ पर मिला देंगे कि यह बिंदु हमारा जो हो जाएगा एच हो जाएगा जिसका निर्देशांक ऋण 3 2 हो गया। 1 और ऋण 2 है, 1 और ऋण 2 इसको मिला देंगे, 2 से मिला देंगे, ये बिंदु हो जाएगा +1 और -2। लेकिन अब समस्या रह गई इनकी, तो इसको ध्यान देना है। पहले आपको ख्याल करें, अगर ये चतुर्थांश अगर है, ध्यान दीजिए, अगर इस तरीके से अगर हमारा अक्ष है, अगर बिंदु के निर्देशांक में भुज और कोटि दोनों के आंशिक मान अगर दिखाई देते हों तब तो हम इस चतुर्थांश के अंदर उनको दर्शा सकते हैं। लेकिन किसी भी बिंदु के निर्देशांक में भुज या कोटि में से कोई एक शून्य हो जाता है तो वह बिंदु जो होता है अक्ष पर जाएगा। ये एक्स अक्ष, यह वाई अक्ष, यह एक्स डैश, यह वाई डैश। इस बिंदु के लिए ये जो अक्ष है आपका एक्स अक्ष, इस अक्ष पर कोई भी बिंदु आएगा तो कन्फर्म है कि उसका निर्देशांक x और 0 होगा। मतलब x का मान दिया रहेगा और उसकी कोटि क्या होगी 0। यह जो y वाला बिंदु है इसमें x का वैल्यू 0 होगा लेकिन कोटि का मान आपको दिया रहेगा। यह जो बिंदु है इधर x डैश वाला, इसमें क्या होगा x का मान ऋण में दिया रहेगा लेकिन कोटि का मान 0 होगा। और यह जो y डैश होगा इस पे x का मान 0 होगा और कोटि का मान क्या होगा ऋण y होगा। इस कंडीशन में अगर इस चीज़ को अगर आप दर्शाते हैं 0 और 4 को, अगर हम मान लेते हैं कि इस पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हैं। अगर इस चीज़ को अगर हम दर्शाते हैं 0 और 4 को तो x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 4 है। इसको अगर दर्शाएंगे तो ये जब भी जाएगा तो y धन अक्ष पर जाएगा, ये y धन अक्ष पर बिंदु होगा। लेकिन ये चतुर्थांश में नहीं होगा, अक्ष के ऊपर पड़ेगा। इसको अगर दर्शाना होगा तो यहाँ पर y पर 4 पढ़ लेंगे, 1 2 3 4 यानी यही बिंदु होगा कि जिसका निर्देशांक 0 और क्या होगा 4। इसको अगर पढ़ते हैं तो x का वैल्यू 3 दिया है, y का मान 0 दे दिया है। x धन अक्ष पर वह बिंदु चला जाएगा 1 2 3 और y का मान 0, यानी यहाँ पर बिंदु हमारा f होगा जिसका निर्देशांक 3 और क्या हुआ 0 हो जाएगा। तो आपको अपने दिमाग में रखना है कि अगर किसी भी बिंदु के निर्देशांक में अगर एक चीज़ भुज या कोटि में से कोई एक चीज़ अगर 0 हो जाती है तो वो चतुर्थांश के भीतर नहीं बल्कि वो अक्ष पर जाएगा। आगे देखते हैं, आगे इसी चीज से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक है आपकी अक्षों से बिंदु की दूरी। ध्यान देना है। अगली टॉपिक आपकी चलेगी बिंदु का अक्षों से दूरी। अक्षों से दूरी, बिंदु का अक्षों से दूरी। जैसे अगर कह दिया जाएगा कि एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक 5 और 6 है, कह देगा कि इस बिंदु का अक्षों से दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु हमको दिया है P, इधर आकांक्षा देखो, सवाल पूछेंगे, घबराना नहीं। यह बिंदु हमारा P है जिसका निर्देशांक जो है 5 और 6 है
आपसे पूछा गया है कि इस बिंदु का अक्षों से दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चतुर्थांश अपना बनाएंगे और इस चतुर्थांश में हम इस अक्षों पर रेखाएं या बिंदु निर्देशित कर लेंगे, दर्शा लेंगे। इसमें हमने किया 1 2 3 4 5 6, इस पर भी किया 1 2 3 4 5 6। जिस बिंदु का निर्देशांक हमको पता है 5 और 6 है, कन्फर्म है कि ये बिंदु जब भी जाएगा तो प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो सबसे पहले इस बिंदु को हम चतुर्थांश में दर्शाएं। इसमें x का मान 5 है, y का मान 6 है, तो x वाले रेखा पर 5 पढ़ लेंगे। तो 1 2 3 4 5, क्योंकि ये +1 +2 +3 +4 +5 होगा और ये कोटि वाला है, इसलिए यह ऋण 1 हुआ, ऋण 2 हुआ, ऋण 3 हुआ, ऋण 4 हुआ, ऋण 5 हुआ, ऋण 6 हुआ। ठीक है ना। लेकिन ये ऋण नहीं होता है, प्लस होता है, प्लस कर लिया गया। अब क्या करना है, हमने आपसे कहा कि बिंदु P को दर्शाने के लिए x और y के जो मान दिए गए हैं उन चीज़ों को अक्षों पर पढ़ लेते हैं और उनके समांतर अक्षों के समांतर रेखाएं खींचकर उनको काट लेते हैं। तो देखिए ये 5 हो गया, x का वैल्यू 5 है, तो हमने 5 पर एक लंबवत रेखा इस तरीके से क्या कर दिया, खींच दिया ऐसे। और y का मान, ये y अक्ष था, इस पे y का मान 6 दिया था, तो 6 वाले से भी x अक्ष के समांतर हमने रेखा क्या कर दिया, खींच दिया। और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं। तो यही बिंदु जो हमारा होगा वो P होगा, जिसका निर्देशांक 5 और 6 होगा। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है कि इस बिंदु का अक्षों से दूरी ज्ञात कीजिए। इस बिंदु का अक्ष से दूरी ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि यह x अक्ष है और यह y अक्ष है। और दूसरी बात आपने क्या किया है कि यह जो मान है 5, क्योंकि यह जो आकृति आपके सामने दिख रही है, ये जो फिगर आपके सामने दिख रहा है, यह फिगर एक आयत का होगा। क्यों? क्योंकि 6 ये है, 5 ये है, तो कन्फर्म है कि ये जो दूरी होगी वही दूरी यहाँ पर भी होगी, यानी इसका मान भी 6 और ये दूरी इस दूरी के बराबर होगी, यानी 5 होगा। तो अगर आपसे पूछेगा तो आप लिख सकते हैं कि बिंदु P का x अक्ष से दूरी और बिंदु P का y अक्ष से दूरी। तो इस कंडीशन में आपको लिखना क्या होता है, इसके मुताबिक लिखना होता है। यह बिंदु आपका P है, कह रहा है कि यह P जो है यानी x अक्ष से कितना दूरी पर है, तो x अक्ष से इसकी दूरी, इसका मतलब y का वैल्यू है, और y अक्ष से दूरी इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू है। इस कंडीशन में P का x अक्ष से जो दूरी होगा 6 मात्रक और y अक्ष से जो दूरी होगी 5 मात्रक के बराबर होगा। ये बात समझ में आई। बिंदु का अक्षों से दूरी कैसे दर्शाते हैं। एक प्रश्न आपसे और पूछता है, इसी प्रश्न से रिलेटेड प्रश्न पूछ देता है। जैसे कह दिया जाएगा कि एक बिंदु का x अक्ष से दूरी ऋण 2 मात्रक तथा y अक्ष से दूरी धन 4 मात्रक है। बताओ, कह देगा कि बताओ वह बिंदु क्या उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा और वह किस चतुर्थांश में स्थित होगा। 2 चीज आपसे प्रश्न किया गया। कह रहा है कि एक बिंदु है, बोला गया है कि एक बिंदु का x अक्ष से दूरी जो है -2 मात्रक और तथा y अक्ष से दूरी जो है वह 4 मात्रक है, धन 4 मात्रक। कह रहा है कि बताओ उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा और वह किस चतुर्थांश में क्या होगा, स्थित होगा। 2 चीज आपसे पूछा गया है। पहला चीज बोला गया है कि एक बिंदु का x अक्ष से दूरी ऋण 2, तो पहले उसको लिख लेंगे आप। अब भाई इसके अनुसार अगर कोई बच्चा होगा तो डायरेक्ट भी लिख सकता है, तो जो जानता होगा कि भाई कैसी लिखनी है तो समझ जाएगा। देखो हमने क्या लिखा बेटा,
बिंदु का x अक्ष से दूरी ऋण 2 मात्रक और y अक्ष से दूरी धन 4 मात्रक। तो कन्फर्म है कि जो y अक्ष से दूरी है वो x का मान है और जो x अक्ष से दूरी है वह y का मान है। इसलिए बिंदु का निर्देशांक क्या करेंगे, सबसे पहले बताएंगे बिंदु का निर्देशांक। सबसे पहले लिखेंगे कि बिंदु का हमारा निर्देशांक क्या होगा। बिंदु का निर्देशांक तो जो x अक्ष से दूरी है वो और y अक्ष से जो दूरी है वो लिख लेंगे। तो खैर का उल्टा होता है, x अक्ष से जो दूरी है यह y का वैल्यू है और y अक्ष से दूरी जो है वो x का वैल्यू है। इस कंडीशन में इसका निर्देशांक +4 और क्या होगा -2 होगा। ठीक है ना। अब ये बताएंगे जब इसका निर्देशांक आपने लिख लिया तो अब ये पता करना है कि किस चतुर्थांश में क्या करेगा, जाएगा। तो ये जाएगा किस चतुर्थांश में, स्वाति बोलो, इस किस चतुर्थांश में जाएगा, +4 और -2 चतुर्थांश में जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें x का मान प्लस है और कोटि का मान क्या है, माइनस। इसलिए चतुर्थांश कौन सा होगा, चतुर्थांश होगा। बात समझ में आया। इस तरीके से मैंने आपकी एक टॉपिक क्या किया, खत्म किया, उसके आगे फिर पढ़ाएंगे आपको।